गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आई होप कि आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है और आपने मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। ऑडियो वीडियो कैसी है, तो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्लास कैसे चल रही है और आप लोगों के कमेंट क्या आ रहे हैं। मनोहर यादव, मोहम्मद आकिब जावेद साहब कह रहे हैं गुड इवनिंग। वैशाली लोधी कह रही हैं राम राम जी। गोलू प्रजापति कह रहे हैं गुड इवनिंग। अनीता राजपूत, कोमल, बॉय फायर वाईटी, कबड्डी स्टार, सोनू सरगम, कुंदन, कृष्ण, बजरंगी प्रसाद गुप्ता कह रहे हैं ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर। सोनल कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी। मनोहर कह रहे हैं प्राणीपत गुरुजी। प्राणीपत ये हमने पहली बार देखा भाई, क्या लिखा है। एक जगह से कल का क्वेश्चन आया था, कहाँ पे आया था भाई? चलो, नागेंद्र वर्मा, अमित, जितेंद्र, हर्षल, कांति देवी, बहुत सारे हमारे पास कमेंट आ रहे हैं। समीर, आज हम क्या करेंगे, कल की क्लास से हमने 18 नंबरिंग तक क्वेश्चन किए थे, जिसमें एक नंबर कम था तो 17 ही क्वेश्चन हो पाए थे। तो उसी नंबरिंग को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और अभी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। कल भी आपके साथ मेरी क्लास है रात को 9 बजे ही। कल का सेशन हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, तो कल थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आप आएंगे, ठीक है। आज जो है अपना सेशन वही रहेगा 1 घंटे का, 8 से 9 और सॉरी 9 से 10। कल वाला हम उसे कोशिश करेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा खिंच जाए, ठीक। तो आज हमारे पास में जो क्वेश्चन है पहला, वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो हम ये काम कर सकते हैं कि इसे क्वेश्चन नंबर 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमें एक बच्चे ने भेजा था, तो ये आपको करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा दिख रहा है हिंदी इंग्लिश की वजह से, तो बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ो, 15-20 सेकंड लगाओ और आंसर देने की कोशिश करो। कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री, एक एस्ट्रोनॉट है, अपने छोटे अंतरिक्ष यान से अचानक अलग हो जाता है। यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री एक अंतरिक्ष यान में बैठा था, उससे अलग हो गया। कह रहा है यदि अंतरिक्ष यान अंतर तारकीय आकाश में 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की अपरिवर्तित दर से त्वरित हो रहा है और अंतरिक्ष यात्री पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के लिए पास में कोई तारा नहीं है, तो अंतरिक्ष यान के अलग होने के क्षण के पश्चात अंतरिक्ष यात्री का त्वरण क्या होगा। ये आपको बताना है कि एक एस्ट्रोनॉट सडनली सेपरेट हुआ अपने स्पेस क्राफ्ट से और स्पेस क्राफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से। तो कह रहा है कि आसपास कोई और दूसरा तारा भी नहीं है जो उसके ऊपर फोर्स लगाए। तो जैसे वो जब अलग हुआ, सेपरेट हुआ, तो बताना है आपको कि उस व्यक्ति का, अंतरिक्ष यात्री का त्वरण क्या होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। गोलू प्रजापति, राजशेखर मेघावत, सोनल ने कुछ आंसर दिया, पीडी जोहोम मोटिवेशन। अच्छा देखो, जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं सी, उन सबका गलत है। इसका आंसर बेटा बी ऑप्शन। आपसे उसने देखो पूछा क्या है, उसने कहा है कि एक स्पेस क्राफ्ट एक्सिलरेट कर रहा था 60 की स्पीड से। अगर उसका एक्सिलरेशन 60 था, इसका मतलब है कि हर सेकंड स्पीड 60-60 बढ़ रही थी। तो जिस समय एक्सिलरेट कर रहा था 60 की स्पीड से, मान लो एक्सिलरेशन था 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फिक्स है, और स्पीड मान लो कि उस समय थी इसकी कुछ 2000, मान लो कि 2000 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी। तो बेटा जिस समय इससे अलग होगा, तो इसने ये नहीं पूछा कि जिस समय ये अलग होगा तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, इसने पूछा एक्सिलरेशन क्या होगा। और एक्सिलरेशन आपको पता है F इक्वल टू होता है m में। अगर किसी वस्तु पर फोर्स लगेगा तभी तो वस्तु एक्सिलरेट करेगी। अब जैसे ही यान से अलग होगा, अब यान के ऊपर बैठा था तो यान भाग रहा था, साथ में ये भी भाग रहा था। जितनी दर से यान एक्सिलरेट कर रहा था उतनी से ये भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही इससे अलग हो जाएगा, अब यान का फोर्स तो लगना बंद हो जाएगा इसके ऊपर, जो स्पेस क्राफ्ट है। साथ में और कोई तारा भी नहीं है जो उसका बल इसके ऊपर लगा दे। तो अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो एक्सिलरेशन भी 0 होगा। लेकिन अगर वो ये कहता कि एक अंतरिक्ष यान 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, एक्सिलरेशन ना देता, स्पीड दे देता कि 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, तो जैसे ही इससे अलग होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। अगर ये अंतरिक्ष यान 60 की स्पीड से भाग रहा था और ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो ये भी 60 की स्पीड से साथ साथ भाग रहा है, तो जैसे ही अलग होगा अब ये लगातार 60 की स्पीड से ही भागता रहता, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो जैसे आप किसी अंतरिक्ष यान से अलग होंगे, तो जिस मोमेंट पे आप अलग हुए, तो जो भी आपकी स्पीड होगी लगातार आप उसी स्पीड से भागते रहेंगे और उसी डायरेक्शन में भागते रहेंगे। स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन आप एक्सिलरेट नहीं करेंगे। अलग होने के बाद में
आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब आप एक्सीलरेट नहीं करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी नहीं। तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि जब आप किसी स्पेस क्राफ्ट से अलग हो रहे हैं तो एक्सेलरेशन त्वरण पूछ रहा है या वो स्पीड पूछ रहा है। तो और वो कहता है कि अंतरिक्षयान की जो स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड की है। तो जब यात्री अलग होगा तो स्पीड तो उसकी लगातार 1500 ही बनी रहेगी, पर वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, उसका त्वरण जो होगा वो शून्य होगा। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने इसका जो सी बताया है वो उन्होंने गलत लॉजिक लगा दिया, उन्होंने स्पीड समझ लिया इसे। बात समझ रहे हो? कोई भी वस्तु अगर एक्सिलरेट करे, उसकी स्पीड बढ़े घटे या उसकी डायरेक्शन बदले, उसके लिए बल का होना जरूरी है। तो आसपास कोई तारा भी नहीं कि जो से अपनी तरफ को खींचे, उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। अंतरिक्षयान से वो ऐसे अलग हो गया है, अंतरिक्षयान उसके बीच में कोई संबंध नहीं रहा, तो अब तो एक्सिलेट करेगा ही नहीं वो। जितनी स्पीड से जब वो अलग हुआ तो जो उसके पास स्पीड थी लगातार उसी स्पीड से चलता रहेगा। आगे बात समझ सभी को? अरे हाँ या ना? तो पहले वाला क्वेश्चन जिन्होंने गलत किया है अपनी कॉपी में साइड में क्रॉस लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, इस हम क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे, सबकी हम नंबरिंग चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारे से कि ए बॉडी इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर ऑन ए सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी इन द हाफ रिवोल्यूशन। एक पिंड एक वर्ताकार पथ पर 300 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गतिमान है, अर्ध परिक्रमण में वेग में परिवर्तन कितना होगा। तो बेटा ये हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल भाग रहा है, ठीक। मान लो कि ये जो है इसका सेंटर है, ये यहाँ पे बेटा ये स्पीड जो थी इसकी वो लगातार भाग रहा है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे स्पीड 300 ही होगी, इस वाले पे भी 300 होगी, 300 किलोमीटर पर आवर। अब इसने पूछा कि जैसे यहाँ पे 300 से भाग रहा था ये, तो आधे चक्र में ये कह रहा है कि वेग में परिवर्तन कितना होगा। देखो ये स्पीड में चेंज पूछता है, स्पीड में, तो स्पीड में चेंज तो हम 0 बता देते, लेकिन ये वेलोसिटी वेग में पूछ रहा है। और मैंने कहा था कि वेलोसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा है, तो चेंज कैसे निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अब फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है इसकी? शुरुआत की भी 300 है, फाइनल भी 300 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 300 किलोमीटर पर आवर माइनस। अब मुझे एक चीज बताओ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपने इस वाली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी अगर उसे पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी से नेगेटिव लेना पड़ेगा। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर पार्टिकल इधर को भाग रहा है, अगर आपने वैल्यू पॉजिटिव ली है तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी इनिशियल वो लिखनी पड़ेगी -300 किलोमीटर पर आवर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 600 किलोमीटर पर आवर का चेंज आएगा वेलोसिटी में। तो जिनका आंसर है 600 उनका ठीक है। देखो स्पीड बेटा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, तो वहां पे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ क्या कहते हैं, स्पीड में चेंज पूछता, भाई यहाँ पर भी स्पीड 300 है, यहाँ भी 300, तो चेंज हो गया 0। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी में अगर आपने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो ठीक उसके अपोजिट वाली आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर आपने लिए 300 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल वाली जब लोगे तो वो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर उसमें माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। तो आंसर हमारा आएगा 600 किलोमीटर पर आवर का, तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। प्यारा क्वेश्चन है बड़ा, थोड़ा सा भी अगर आपको लॉजिक लगाओगे तो बिना पेन चलाए इसका आंसर आप लिख दोगे, पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी बिना पेन चलाए बिना कोई फॉर्मूला लगाए ही क्वेश्चन करने का कोशिश करो, ठीक है। विकास मीणा कह रहे हैं, कहने का मतलब है मैंने कैपिटल में सिग्नेचर किया है। एक तो बेटा सिग्नेचर ना रनिंग हैंड में होते हैं, कैपिटल लेटर में ना नाम लिखा जाता है, तो सिग्नेचर आप कैपिटल में कैसे कर दिया आपने? तो पहले तो बहुत बेसिक सी जानकारी आपको नहीं है, बाकी जैसे आपने सिग्नेचर किए आगे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वही करना, ठीक है। देखो अब इसने लिखा है यहाँ पे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसने कहा कि एक पत्थर को 49 मीटर पर सेकंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो बेटा आपने एक पत्थर जो है इसे लंबवत यानी कि वर्टिकली ऊपर फेंक दिया, ऊपर की तरफ, और कितने से फेंका? 49 मीटर पर सेकंड से। एक पत्थर को 49 मीटर पर सेकंड गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है,
अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने से 1 सेकंड पहले पत्थर का वेग ज्ञात कीजिए। अब जी के लिए दे रखे आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर जी की वैल्यू आप 9.8 ले रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, जी की वैल्यू आपको ये बताती है कि अगर किसी वस्तु को आप छोड़ दोगे ना, तो जब वो वस्तु नीचे की तरफ आएगी तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 बढ़ेगी, और कोई वस्तु जब ऊपर फेंकते हो तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 घटती है। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से, भाई मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंच जाएगी तो मैक्स जब किसी वस्तु को हम सीधे ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड हो जाएगी 0। तो कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे 1 सेकंड पहुंचने से पहले इसकी स्पीड क्या होगी। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 घटती है, ऊपर जाते समय हर सेकंड 9.8 घटेगी। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले पूछ रहा है स्पीड कितनी होगी। तो भैया अगर यहाँ पे स्पीड 0 हो रही है तो ठीक 1 सेकंड पहले इसकी स्पीड 9.8 रही होगी, तभी तो 1 सेकंड के बाद घट के 0 हो जाएगी। भाई आप गेम को समझ पा रहे हो। भाई मैं कह रहा हूं आपसे, अगर जी की वैल्यू 9.8 है, इसका मतलब मैंने क्लास में आपको 15 मिनट लगा के बताया था डिटेल में कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको ये बताता है कि आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 9.8 मीटर पर सेकंड बटे सेकंड। भाई सेकंड के सेकंड मल्टीप्लाई करोगे सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि जी की वैल्यू 9.8 आपको ये बताती है अगर कोई वस्तु ऊपर की जाएगी तरफ जाएगी तो प्रत्येक सेकंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड घटेगी, और नीचे आएगी तो 9.8 बढ़ेगी। तो कोई वस्तु ऊपर जा रही है, हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 घट रही है। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले पूछ रहा है स्पीड क्या होगी। तो 1 सेकंड में तो 9.8 घट जाती है और मैक्सिमम हाइट पर हो जाती है 0, यानी कि यहाँ पे 9.8 रही होगी। तो इसका आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन। ये जो मैं बता रहा हूं ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। कितना सुंदर लॉजिक से क्वेश्चन पूछा उसने। भाई हम क्लास में पढ़ लेते हैं कि जी का मान 9.8 का मतलब क्या, हमने पढ़ लिया, लेकिन उसी चीज को उसने न्यूमेरिकल में उतार के पूछ लिया। बहुत सारे बच्चों को लगे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं, वो लॉजिक पूछना चाह रहा आपसे। ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गुड। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करो। कह रहा है कि एक बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से के साथ लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उस बिंदु की ऊंचाई जहां गेंद फेंकी गई है जमीन से 25 मीटर है। गेंद को जमीन पर गिरने में कितना समय लगेगा। जी की वैल्यू 10 लेनी है आपको इस क्वेश्चन में, तो ये आपको बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। करो ये। भाई कैपिटल में नहीं सिग्नेचर होते, अगर वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये कमीशन के ऊपर है। अगर उन्होंने तुम्हारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया, ठीक है, अगर एडमिट कार्ड जारी कर दिया उन्होंने, तो आप पेपर दे के आना, और उसके बाद में अगर आपका पेपर पास हो गया तो फिर डॉक्यूमेंटेशन में जाना, तो आप वहां पे सेम वही साइन करना। ठीक है, और वो ज्यादा से ज्यादा आपसे एक वो लेंगे, क्या कहते हैं, एक अंडरटेकिंग लेंगे, उसमें आप लिख देना कि मुझे जानकारी नहीं थी तो इसलिए मैंने कैपिटल में कर दिया है। ठीक है, इस तरीके का। अगर उन्होंने भेज दिया तो ठीक है, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा पहले ही तो बात अलग है। और पहली बात आप ध्यान रखो, कभी भी साइन जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में नहीं किया जाता। कैपिटल लेटर में हमेशा नाम लिखा जाता है, कैपिटल में इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि कैपिटल में कॉपी करना आसान होता है। मान लो कि मैं आपकी जगह बैठ के पेपर दे रहा हूं, तो अगर आप अपना साइन लिखेंगे कैपिटल में, ऐसे आपने लिख दिया कि आपने साइन किया ऐसे सुनील, तो इस सुनील को मेरे लिए कॉपी करना बिल्कुल आपके जैसे साइन करना आसान होता है, तो सुनील को कॉपी इजीली किया जा सकता है। लेकिन मान लो कि आपने कुछ ऐसे रनिंग हैंड में कुछ ऐसे लिखा है सुनील, तो रनिंग हैंड में जो हम लिखते हैं ये स्मॉल लेटर जो चलता है, इसमें कॉपी करना आसान नहीं होता, तो इसलिए कभी भी कैपिटल में करना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, और भाई कमेंट करके परेशान मत करना पूरी क्लास को, है ना। देखो ये यहाँ पे एक चीज देखना, इसने कहा भाई हमारे से कि एक बहुमंजिला इमारत है जो कि जमीन से 25 मीटर की ऊंचाई पे है। थोड़ा सा फील करके ना, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन की हेल्प से आप वैसे भी कर लेते इसे। 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर हाइट, एक बहुमंजिला इमारत है 25 मीटर की ऊंचाई पर, उससे आपने एक 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने एक बॉल ऊपर फेंकी, तो कह रहा है कि सर जमीन पर गिरने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि बॉल आप ऊपर फेंक रहे हैं, ये कुछ हाइट तक जाएगी, यहाँ पे इसकी एक हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर गिरेगी नीचे, तो ग्राउंड पे गिरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे इसने जी की वैल्यू 9.8 नहीं 10 दे रखी है। अगर जी की वैल्यू 10 है, यानी जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो हर सेकंड इसकी स्पीड 10 घटेगी, तो आपने इसे 20 की स्पीड से फेंका है,
यानी कि इसे 2 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम हाइट तक जाने में। भाई मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यानी कि अगर आप 20 से फेंकेंगे, अगर जी की वैल्यू 10 है तो हर सेकंड स्पीड 10 घटेगी, तो 1 सेकंड के बाद स्पीड 20 से हो जाएगी 10 और 2 के बाद हो जाएगी 0, यानी कि इसे ऊपर तक जाने में लगे होंगे 2 सेकंड। अच्छा, यहां से आपने से फेंका, जितना समय किसी वस्तु को ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना ही लगता है नीचे आने में भी, यानी यहां तक का भी समय कितना लगेगा 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड यहां से ऊपर जाने में लगे, 2 लगे नीचे आने में। अब यहां से यहां तक कितने लगेंगे, यानी 4 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा आंसर हमारा आंसर होगा। भाई 25 मीटर की दूरी गिरने में कुछ समय लगेगा, तो 4 सेकंड से थोड़ा सा बड़ा आंसर देख लो, 4 से थोड़ा सा बड़ा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ये ए ऑप्शन आंसर हो सकता है। हालांकि अभी मैं निकालूंगा कि यहां से यहां तक का आंसर 1 सेकंड ही आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक समझो कि बहुत ज्यादा हाइट तो है नहीं, 25 मीटर की ऊंचाई है, तो 25 मीटर ऊंचाई से आपने एक बॉल ऊपर फेंकी 20 की स्पीड से, 2 सेकंड के बाद स्पीड 0, फिर 2 सेकंड ऊपर जाने में लगे, 2 लगेंगे वहां तक ही आने में, जहां से फेंका वहां से ऊपर तक 2 लगे सेकंड, 2 लगेंगे नीचे, तो यहां तक फिर 1 सेकंड में काम से बन जाना चाहिए, या 1 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन 4 से थोड़ा सा ही बड़ा आंसर आएगा, तो 4 से थोड़ा सा बड़ा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो बहुत दूर दूर है। अब बाकी यहां से देख लो कि यहां से यहां तक कितना समय लगेगा। अच्छा, अगर आपने बेटा इसे 20 की स्पीड से ऊपर फेंका है, तो यहाँ पे टकराते समय इसकी स्पीड भी 20 होगी, यानी कि यहाँ पे इसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड की। यहां से यहां तक ये नीचे की तरफ आएगी कोई वस्तु, तो उसका एक्सेलरेशन लेते हैं हम प्लस जी, नीचे आते समय एक्सेलरेशन प्लस जी लेते हैं। हाइट कितनी है 25 मीटर की, टाइम क्या लगेगा हमें निकालना है, तो लगा दो s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करेगा, ये हाइट के बराबर यानी कि 25 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जहां से स्टार्ट कर रहा है कितनी है 20, टाइम क्या लगेगा हमें निकालना है हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 10 टी स्क्वायर, 2 पंजे 10, तो आ गया 25 इजकल टू 20 टी प्लस 5 टी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपके पास बनी। अब इसमें देखो, अगर आप टी की वैल्यू 1 रखोगे, इधर 25 है, टी की वैल्यू 1 रखोगे तो 20 ही आ गया, टी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 5 ही आ गया, 20 और 5 25, यानी कि टी की वैल्यू 1 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका आंसर है ये। लेकिन पर मेरा इंटरेस्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने में नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारे से पढ़ने वाला बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करे, वो ऑप्शन का यूज करके और जो इन्फॉर्मेशन दी उसका ही अप्लाई करे। मैं दोबारा बता देता हूं, आप 25 मीटर की हाइट से एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जब भी सीधे पत्थर ऊपर फेंके ध्यान रखना, आप जी की वैल्यू देखो क्या है। अगर जी की वैल्यू 9.8 दे रखी होती तो ऊपर जाते समय हर सेकंड स्पीड 9.8 घटती, जी की वैल्यू दे रखी है 10, यानी हर सेकंड स्पीड 10 घटेगी, तो 20 से 10 हुई फिर 0, यानी 2 सेकंड लगेंगे यहां तक जाने में, तो 2 ही लगेंगे आने में, टोटल हो गए 4 सेकंड। अब यहाँ पे भी कुछ समय लगेगा, यानी कि मेरा आंसर 4 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बात समझ में। एक बच्चा क्या लिख रहा है, इतना थका हुआ सा क्वेश्चन पूछ रहा है एक बच्चा, बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 करो। एक बच्चा लिख रहा है 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई, इसकी पिटाई करनी चाहिए। इसे ये नहीं पता पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 480 जूल, वस्तु का मास दे रखा 12 किलोग्राम, जी के वैल्यू 10 ले लो न्यूमेरिकल में, हाइट पूछ रहा है कितनी होगी, तो 1 0 से 1 0 चला गया, 12 चौक 48, यानी कि 4 मीटर की हाइट पे होगा ये वस्तु जमीन से। ये कुछ क्वेश्चन पूछने का है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh। बेटा अगर तू ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा ना mgh सीधा फॉर्मूला लगा के भी, तो अभी बहुत दूर है सिलेक्शन से। ये कह रहा है कि एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, त्वरण है उसका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी, 10 में देखो 10th सेकंड में, ये बेटा आपसे पूछ रहा है कि 10वें सेकंड में कितनी दूरी चली, ये नहीं कह रहा कि टोटल 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करी। आप लगातार भाग रहे हैं, तो आप भाग रहे थे मान लो कि आप लगातार 30 सेकंड भागे हो, तो मेरा इंटरेस्ट केवल इसमें है कि केवल 10वें सेकंड में आपने कितना दूरी तय की। तो कल भी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। तो अगर पेपर में कभी आए कि 10वें सेकंड में, 5वें में, दूसरे में, तो इस तरह क्वेश्चन आए तो उसका फॉर्मूला होता है ये। तो n की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10, क्योंकि n का मतलब है किस सेकंड की बात कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सीलरेशन है 10, n की वैल्यू है 10, तो 20 में से गया 19 और ये आ गया 5, 19 पंजे 95, तो 95 मीटर आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पेपर में, s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मत लगा देना, s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तब लगाते अगर वो कुल 10 सेकंड में चली गई दूरी पूछता,
कि शुरुआत से जहां से भागना शुरू किया तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो पूरे 10 सेकंड का मतलब नहीं है उसे, उसे मतलब है केवल 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करो। इस तरह क्वेश्चन रेलवे में आता है, इसलिए हमने रखा है। क्वेश्चन आसान है पर ये वाली वैरायटी पूछी जाती है आपके यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसे रख लिया। ये करेंगे। टिंकू कुमार, कोमल केशरवानी, जिया लाल, मिथुन कुमार, टीसीएस वर्क फ्रॉम फॉर फिटनेस, भास्कर पुंडीर ब्लॉक्स। ये बच्चे में मोंडल जी कुछ आंसर दे रहे हैं, राजस्थानी मेघावत, गौरव सुमन। करो, करते रहो करते रहो। कह रहा है कि एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही थी। तो इस बार शुरुआत जो है रेस्ट से नहीं की, विराम अवस्था से नहीं की। इस बार कार की जो शुरुआती स्पीड दे रखी है, देखिए 90 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रही है। ब्रेक लगाया जाता है और कितना मंदन, कितना रिटार्डेशन पैदा हो रहा है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। रुकने से पहले, रुकने का मतलब कि फाइनली वेलोसिटी होगी 0, रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछ रहा है। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको टाइम दे रखा है क्या? नहीं। अगर क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है कि हमें तीसरे वाली इक्वेशन लगानी है। तीसरी इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, अब तीसरे वाली इक्वेशन लगाओ। तो बेटा फाइनल स्पीड कितनी है? 0 है। इनिशियल कितनी है? ये बेटा देखो, एक्सेलरेशन दे रखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, स्पीड दे रखी 90 किलोमीटर पर घंटा। तो कहीं पे मीटर कहीं पे किलोमीटर, ही तो बदतमीजी चलेगी नहीं, कहीं घंटा कहीं सेकंड। तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए आपको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे क्लास में। तो 18 पंजे 90, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ? 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। एक्सेलरेशन है -0.5 का, एस निकालना है। तो 2 की 0.5 मल्टीप्लाई होगी तो -1 बनेगा, तो एस की वैल्यू आ जाएगी इधर आके प्लस 625 मीटर। तो जिन बच्चों का आंसर 625 आया, सी उनका ठीक है। आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है वो कि रुकने से पहले, रुकने का मतलब है कि फाइनली आपका ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो फाइनल स्पीड 0 लेनी है। शुरुआत की स्पीड जो किलोमीटर पर घंटे में बनाई है, वो देखना चाह रहा है कि आप इसे मीटर पर सेकंड में बदलोगे कि नहीं बदलोगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलना है। बहुत सारे बच्चे 90 ही पुट कर देते हैं, फिर वो 8100 आंसर लेके आ जाते हैं। तो भाई आप खुद सोचो, एक तो जो दूरी दे रखी है वो भी मीटर में दे रखी है, एक्सेलरेशन में मीटर सेकंड है, यहाँ पे किलोमीटर और घंटा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे मैकेनिक्स में जब भी आपके यहाँ न्यूटन के नियम, ग्रेविटेशन, गति के समीकरण, वर्क पावर एनर्जी, यहां से कोई भी क्वेश्चन आए पूरे मैकेनिक्स में, याद रखना है कि मास, द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में ही रखना है। डिस्टेंस, दूरी जो है वो हमेशा मीटर में ही रखनी है। टाइम को हमेशा सेकंड में ही रखना है। आपको पेपर में क्वेश्चन पढ़ते ही देख लेना है, क्या किलोग्राम रखा है, ग्राम है तो किलोग्राम में बदल लेना, किलोमीटर है तो मीटर में बदल लेना, मिनट या घंटा है तो सेकंड में बदल लेना। ये काम आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 ध्यान से करना है क्वेश्चन। 2000 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित होने पर अधिकतम 6 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तय करती है। उस वेग की गणना करें जिसके साथ इसे फेंका गया। कह रहा है कि एक वस्तु को, 2000 ग्राम की एक वस्तु है, उसे अगर मैं 45 डिग्री के कोण पर फेंकूं तो अधिकतम 6 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी, बेटा देखो ऊर्ध्वाधर दूरी समझ रहे हो, वर्टिकल डिस्टेंस समझ रहे हो। ऊर्ध्वाधर दूरी, वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब है कि वो हाइट कह रहा है आपसे, वो वर्टिकल डिस्टेंस हाइट होती है। जैसे कि आपने ये जो ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया और आपने इसे 45 डिग्री कोण पर फेंक के मारा, ठीक, 45 डिग्री कोण पर आपने इसे फेंक के मारा, यहां से चला और ये ऐसे जाके यहां पर टकरा रहा है, ठीक। अब आपने इसे 45 डिग्री के एंगल पे से फेंक के मारा। मान लो जब से फेंक के मारा था आपने यू स्पीड से, तो बेटा ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो मैक्सिमम हाइट है ये होती है मैक्सिमम हाइट। तो उसने कहा कि आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ये है, ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब है कि मैक्सिमम हाइट बोल रहा है आपसे ये, ठीक है, 6 मीटर की प्राप्त हो रही है। तो ये आपको रेंज नहीं दे रखी है, वर्टिकल डिस्टेंस है, ऊर्ध्वाधर दूरी तो दे रखी है 6 मीटर की, एंगल दे रखा है 45 डिग्री का, ठीक है। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, तो किससे फेंका गया। बट आपको मैंने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाते समय फॉर्मूला हमने बताया है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैक्सिमम हाइट है 6 मीटर की,
यू आपको निकालना है साइन स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, और जी की वैल्यू कह रहा है कि 10 ले लो, तो 6 दूनी 12 यानी कि हो जाएगा 120 यू स्क्वायर साइन 45। तो बेटा साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 120 में 2 की मल्टीप्लाई होगी 240। अब देखो 240 का रूट लो, अगर ये बेटा मेरे पास में होता 15, 15 का रूट होता है 225, तो यानी कि मेरा जो वैल्यू आएगी 15 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, 15 से थोड़ी ज्यादा बी वैल्यू लिख रखी है, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 15.49। बात को समझ रहे हैं ना भाई? 15 जो होता है, 15 का जो स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अगर ये 225 होता तो 15 आंसर आता, यहाँ 240 है, थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है? अरे बात समझ में? तो आपने क्या देखा कि उसने आपको वर्टिकल डिस्टेंस दी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी कि उसने हाइट दे दी, 45 डिग्री का कोण बनाया, यू पूछ रहा है। तो अगर किसी बच्चे को याद ना हो तो मैं एक बार फटाफट उसे फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं। अभी हमने आज की क्लास में, थ्योरी क्लास में, ये हमने पढ़ाया था बच्चों को, तो मैं उसमें से आपको दिखा देता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, आप उसे यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी, जो क्षैतिज परास मिलेगी, इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। और ये जो आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है, जैसे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कहा है क्वेश्चन में, इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और इस रेंज और हाइट का कंबाइंड फॉर्मूला भी होता है, वो होता है एच बाई आर इजकल टू टेन थीटा बाई 4। और यहां से यहां तक आपका जो ऑब्जेक्ट जितनी देर हवा में रहा उसे हम कहते हैं उड़ियन काल, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो इन फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, चाहे वो रेंज का हो, चाहे वो हाइट का हो, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो। ये देखो आज ही हमने क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, ये उसमें हमने सारी चीजें पढ़ाई बच्चों को, ये न्यूमेरिकल कराया, ये क्वेश्चन हमने किया, ये पूरा कैसे कैसे क्वेश्चन काम करती हैं इसमें, ये सब थ्योरी में हमने आज क्लास में किया, ये आज की प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो वहीं से हमने आपके लिए ये इसका हमने यूज कर लिया। अब आ जाते हैं हम वापस से यहाँ पे। अब देखो जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ी होगी वही फॉर्मूले को लगा पाएगा। अब जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है, उसे कुछ पता ही नहीं है, अब ये तो है नहीं कि उसे अचानक से वो आंखें बंद करेगा और उसकी आंखों के सामने फॉर्मूला आ जाएगा। कहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, मेरे से पढ़ाओ, किसी से पढ़ाओ, खुद से पढ़ाओ, कुछ ना कुछ आना जरूरी है। अब आप सोचोगे यार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया और ये फॉर्मूला जो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आंखें बंद करूंगा मैं, बस अपने आप से परम ज्ञान की प्राप्ति होगी और आंखों के सामने आ जाएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना? फिर आप वही करोगे, या तो तुक्का मारोगे, या ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप स्किप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 8, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, 8 नंबर। इसमें मास का यूज हुआ ही नहीं तो करना जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो कह रहा है जी इस क्वेश्चन में मास का यूज नहीं हुआ तो करें, जरूरी है करना जब जरूरत ही नहीं है उसकी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रहे, यानी कि फ्री फॉल कर रहे पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपातिक होती है? बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे छोड़ा, ड्रॉप किया, शुरुआत की वेलोसिटी उसकी 0 है, ये फ्री फॉल कर रहा है, तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी, इसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? जितनी हाइट से गिराया गया वही होगी। कोई वस्तु नीचे आएगी तो उसका एक्सेलरेशन होता है +g। तो आपको पता ही है हमारे पास में फॉर्मूला होता है h इजकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 अगर ड्रॉप करेंगे तो हाफ, नीचे आते समय एक्सेलरेशन होता है g, तो h हाइट बन जाएगी हाफ g t स्क्वायर। तो हमारे से क्या कह रहा है, अगर कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गिर रहा हो तो उसके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी, तो दूरी तय किसकी कितनी होगी? जितनी हाइट से उसे गिराया गया है, तो किसके अनुपातिक होगी? तो मास ऑफ बॉडी स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल। बेटा देखो ये हाफ तो एक कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है, जी भी कांस्टेंट है, 9.8 होता है, तो h किसके प्रोपोर्शनल है? समानुपातिक है। तो चली गई दूरी किसके समानुपातिक है? अगर आप h भी नहीं लिखना चाह रहे, इसे ऐसे ही लिख लो, दूरी लिख लो। तो चली गई जो दूरी है वो किसके समानुपातिक है? तो चली गई दूरी किसके समानुपाती आ रही है? टाइम के स्क्वायर के। तो जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है उसके द्वारा चली गई दूरी समय के वर्ग के अनुपातिक होती है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी ऑप्शन, द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल। ये बी क्यों लिख रहे हो भाई? स्क्वायर ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्व त्वरण होता है जी, तो जी का स्क्वायर थोड़े ना है,
टाइम का स्क्वायर है, जी तो कांस्टेंट वैल्यू है 9.8, हाफ क्या है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है। सर एफ डी कोस थीटा किसका होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा, या उसे एफ डी कोस थीटा भी लिख लो। जब किसी वस्तु पर बल लगेगा तो उस बल ने कितना कार्य किया, कितना वर्क किया, उसे हम लिखते हैं एफ डी कोस थीटा या एफ एस कोस थीटा से। ओम दत्त मौर्य कह रहे हैं एस डी कॉलेज से किया है, मैं 12th मुजफ्फरनगर से। हाँ मैंने एस डी इंटर कॉलेज से किया है 12th, 2007 में, बहुत पुराने जमाने की बात है, 17 साल हो गए 12वीं क्लास किए हुए। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ही टोटल 17-18 साल के हों, 17 से 20 के हों, या 12वीं किए हुए 17 साल हो गए हैं। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दुर्गेश, शशि कला सिंह, शर्मिला, प्रवीण कुमार, IND स्पिनर गेमिंग, विशाली, अंजलि कुशवाहा, सब करो भाई। एक जगह 2011 में की थी। पहले बच्चों को ना ऑफलाइन क्लास होती थी ना, तब बड़े हम ऐसे मजाक करते थे ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में तो क्या ही करे है ना, बच्चा सामने होते नहीं है। तो मैं कई बार बच्चों से कहता था हाँ भाई कब की, मैं कहता था भाई मैंने जो 10th है वो 2005 में की है से, तो और आपने तो अभी की होगी हाल फिलहाल में 10th का, तुम भूल गए हो। तो बच्चे कहते हैं जी हमने तो अभी की है 2000 मान लो 20 कहा उन्होंने। तो मैं ऐसे कहता था बताओ क्या करोगे तुम जीवन में, 2020 में 10वीं कर रहे हो, हम 2005 में कर चुके हैं, 15 साल पीछे चल रहे हो तुम भाई, क्या जीवन है। ऐसे मजाक करते थे बच्चों से, बच्चे हंसने लगते थे कि बताओ। फिर वो एक आध कहता था जी हमारे पिताजी ने तो 1990 में ही कर ली थी, अब बताओ। तो कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो बेटा विस्थापन परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता टाइम से भाग कर देना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन परिवर्तन की दर, है ना। तो इसका आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ये हम क्लास में कराते हैं, हमारा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये। क्लास में पढ़े हुए बच्चे इसका आंसर 1 से 3 सेकंड में दें और बिल्कुल सही आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 10, इसका देखूंगा मैं आंसर स्पेशली। सर वायर की लेंथ 2 मीटर मल्टीपल करने पर एमीटर की रीडिंग क्या होगी, आधी हो जाएगी, करंट पहले से आधी हो जाएगी, क्योंकि आप तार की लंबाई दुगनी कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि केवल लंबाई में चेंज कर रहे हैं आप, बाकी मोटाई मटेरियल उसका सेम है, तो लंबाई दुगनी करेंगे तार का रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा। ओम्स लॉ V = IR से रेजिस्टेंस दुगना होने पर करंट आधी रह जाएगी। देखो इसने कहा है कि एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से A से B तक जाता है और 30 मीटर पर सेकंड के वेग से B से A तक वापस आता है, पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत वेग क्या होगा। देखो A से B पर गया, A से B पर, बेटा A से B पर जब जाते समय उसका वेग कितना था 20 मीटर पर सेकंड, और B से A पर आते समय कितना था 30 मीटर पर सेकंड। अब A से B तक 20 से गया और B से A तक आया 30 से। तो यहां पे मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि A से B तक की जो दूरी है, क्या B से A तक की भी वही होगी अगर आप सेम रास्ते से आएंगे, जो दूरी A से B की वही B से A की भी, यानी उतनी ही दूरी आपने जाते हुए 20 की स्पीड से तय की और आते समय 30 से की। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर दूरी सेम हो, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि अगर जितनी डिस्टेंस आने की उतनी जाने की, उतनी दूरी आप, उतनी दूरी 20 की स्पीड से उतनी 30 से, तो कितनी स्पीड है 2, तो ऊपर लिख देंगे 2, नीचे लिख देंगे 1/v1 + 1/v2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 2v1v2/v1 + v2। v1 की वैल्यू है 20, v2 की है 30, और 20 और 30 हो गया 50, 0 से गया 0, 5 अंक 30, 6 दूनी 12 दूनी 24 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा 24। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 20 और 30 को जोड़ के आधा करके 25 आंसर लिख के आ जाते हैं, 25 आंसर लिख देते हैं, उनका बिल्कुल गलत है। देखो 25 आंसर कब होता, अगर पेपर में आपको डिस्टेंस सेम ना देके टाइम सेम कहे, वो कहे कि आप पहले 2 घंटे चले 20 की स्पीड से, अगले 2 घंटे चले 30 की स्पीड से, अगर टाइम सेम हो, समय अगर सेम है 2 घंटे 2 घंटे, 2 घंटे में 20 से भाग रहा हूं,
फिर अगले 2 घंटे 30 से। अगर टाइम सेम होता फिर हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते। अगर 3 स्पीड होती तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देते। लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं, डिस्टेंस जब सेम होती है तो हम देखते हैं हमारे पास कितनी स्पीड। अगर 3 स्पीड होती, ऊपर लिखते 3, नीचे लिखते 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। यहाँ पे 2 ही स्पीड है तो ऊपर लिखेंगे 2, नीचे 1/v1 प्लस 1/v2। सोल्व करके फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। आपकी क्लास थ्योरी कहाँ पर मिलेगी? हमारी क्लास थ्योरी भाई मिलेगी कैरेविल एप्लीकेशन पर। जो बच्चा पूछ रहा है उसकी जानकारी के लिए हम बता दें आपको, जैसे कि यहाँ पर ये अभी 13 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। एक साइंस स्पेशल नया बैच आ रहा है, ये लाइव और वीओडी बैच है ये, है ना। इसमें आपको लाइव क्लासेज भी चलेंगी और पुरानी वीडियो मिल जाएंगी पूरे दूसरे बैच की। अगर आपको बहुत जल्दी कोर्स करना है तो वीओडी से कर सकते हैं। इसमें काजल मैम जो आपसे यहाँ पे क्लास भी लेती हैं वो बायो और केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। इसकी फीस जो है अभी वो 799 है। ये जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए काम करेगा ये। तो अगर पेपर बहुत नजदीक आ रहा हो तो वीओडी से अपना फटाफट क्लास कंप्लीट कर लेना। पेपर में टाइम हो तो आप फिर लाइव क्लास से कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको कैरियरविल की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। कैरियरविल है ना, लिखना पड़ेगा कैरियरविल प्ले स्टोर पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन चुने। रिटार्डेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, अब यहां पे देखना कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन तक वेक्टर क्वांटिटी होता ही है, स्पीड बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है, एक्सिलरेशन या रिटार्डेशन भी क्या होता है, नेगेटिव एक्सिलरेशन को तो रिटार्डेशन कह देते हैं। मंदता क्या है, ऋणात्मक जो त्वरण है उसे तो रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन। क्योंकि उसने कहा कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि नहीं है, यानी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, होती है स्पीड। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है इन द इक्वेशन ऑफ मोशन x इजकल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर में a और b की यूनिट क्या होंगी? x इजकल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। कह रहा है कि जो गति का समीकरण है x इजकल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, तो बेटा आप इसे किससे कंपेयर कर सकते हैं? ए टी प्लस बी टी स्क्वायर को आप कंपेयर कर सकते हैं s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक। अब देखो ये t तो है ही, यानी कि जो a है वो u के बराबर हो गया। तो u क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो a की जो यूनिट आएगी वो तो मीटर पर सेकंड आ गई। ये टी स्क्वायर लिखा है तो b की जगह आप लिख सकते हैं हाफ a। तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो b की यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी बनेगी ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये यू की जगह आ गया। यू होता था वेग, वेग को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। ये एक्सेलरेशन की जगह आया, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये करो। क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि एक पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाता है। ए बॉडी इज थ्रोन अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड कवर ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h, देन h इज इक्वल टू। अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा देखो, अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, कोई एंगल नहीं दे रखा, तो यानी कि आपको मान के चलना कि ऊपर फेंका तो सीधे ऊपर फेंका, वर्टिकली ऊपर फेंका, तो कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई h तय करती, तो h की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब आपने किसी वस्तु को जब सीधे ऊपर फेंकोगे, यानी कि आप 90 डिग्री के एंगल में फेंक रहे हो, थीटा के लोगी 90। अगर किसी वस्तु को आप सीधे ऊपर फेंकते हो, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हो, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, जमीन से 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो 90 पुट कर दो, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 बाई 2g। तो साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वस्तु को आप सीधे ऊपर फेंकेंगे तो जो मैक्सिमम हाइट अचीव की जाएगी
उसका फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर। अगर सीधे ऊपर ना फेंकते, वो कहता है कि किसी एंगल पे फेंका, तो फिर यू स्क्वायर 2g के साथ में साइन स्क्वायर थीटा वाला पार्ट भी ऐड हो जाता। पर यहाँ पे जब सीधे ऊपर फेंकेंगे तो थीटा की वैल्यू 90, तो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1, तो ये पार्ट गायब हो जाता है सीधे ऊपर फेंकने पे। तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रख लेना कि अगर किसी वस्तु को हम सीधे ऊपर फेंकेंगे तो उसके द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई तय की जाएगी वो यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर होगी। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे ध्यान से। ये मुझे पता बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। 14 करना। एप्लीकेशन में देख लेना चिरंजीवी, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये करो सभी। इसने कहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी शोज दैट द बॉडी हैज, वेग समय ग्राफ ए बी दर्शाता है कि पिंड में, वेग समय ग्राफ दर्शाता है कि पिंड में क्या है। देखो ये वेग समय ग्राफ है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, वेग है, और यहाँ पे है टाइम। तो हमारे से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दर्शाता है कि पिंड का है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण है, एक समान रिटार्डेशन है। देखो भाई शुरुआत में टाइम 0 पर इसकी कुछ वेलोसिटी है यहाँ पे, अब लगातार वेलोसिटी कम हो रही है, हो रही है, हो रही है, कुछ समय के बाद तो वेलोसिटी 0 ही होगी। तो रिटार्डेशन तो है, एक्सिलरेट तो नहीं कर रही, रिटार्डेशन है इसका। एक ही स्पीड नहीं है भाई, लगातार घट रही है। अब डी ऑप्शन देखो इसका सही है। इसने क्या लिखा कि ये ग्राफ आपको बता रहा है, एक तो शुरुआत में कुछ वेलोसिटी है, वो कितनी है ओ ए। भाई देखो अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, देखो टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 होती, भाई यहाँ वेलोसिटी लिखा है तो शुरुआत में वेलोसिटी होती 0, पर यहाँ पे टाइम 0 पर कुछ वेलोसिटी है, कितने किसके बराबर है, यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे ए, यानी ओ ए के बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी ओ ए है और ये मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी शुरुआत में इसकी कुछ वेलोसिटी थी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड थी, तो वेलोसिटी लगातार घट रही है, घट रही है, घट रही है, और घटते घटते एक पॉइंट पर आकर कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसका आंसर डी ऑप्शन बनेगा। कई बार बच्चा केवल ए और बी तक ही ऑप्शन पढ़ता है और बी पर टिक लगा के आ जाता है एग्जाम में। वो देखता है कि रिटार्डेशन है, उसे लगता है रिटार्ड कर रही है वस्तु, तो मंदता है, स्पीड लगातार घट रही है। वो ये देख ही नहीं पाता कि डी ऑप्शन भी एक चीज लिखी है यहाँ पे कि भाई रिटार्डेशन तो है पर साथ में क्या इनिशियल कुछ वेलोसिटी भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था, 14 था, अब ये करेंगे 15। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, मुझे पता है, तो इसे भी ध्यान से करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करो। क्वेश्चन नंबर 15 इसने लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी शोज दैट द बॉडी हैज, वेग समय ग्राफ ए बी दर्शाता है कि पिंड में, ये लिख रहा है पहले में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक समान त्वरण है। एक चीज देखो ये ग्राफ क्या बता रहा है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्राफ को समझने के लिए आप उसमें 2 पॉइंट ले लेना। अगर आपने क्लास लिया तो हमने आपको बताया था कि करना क्या होता है कि 2 पॉइंट ले लेंगे, पहले वाले पॉइंट से एक सीधे लाइन डाल देना एक्स एक्सिस पे, एक डाल देना वाई पे, दूसरे पॉइंट से एक लाइन डालना सीधे एक्स एक्सिस पे, एक डाल देना वाई पे। अब आप देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे लिखा है टाइम, तो टाइम तो बदल गया, 1 से 2 बज गए, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या लिखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी तो बदली नहीं, 1 बजे भी वेलोसिटी वही थी, 2 बजे भी वही है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो एक्सेलरेट तो करी नहीं। भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन होना चाहिए, ना रिटार्डेशन है। भाई वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है। एक लिख रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है थ्रू आउट मोशन एंड हैज 0 इनिशियल वेलोसिटी। बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 कहाँ है, ग्राफ यहां से थोड़ा ना स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है जैसे इस वाले ग्राफ में थी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है जैसे यहाँ पे थी ओ ए,
तो यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 15, यहाँ लिखा है 18, यहाँ लिखा है 21 मीटर। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर है इसका डी ऑप्शन। अगर किसी ने इसका आंसर डी लिखा तो बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों ने रखा है, बहुत बढ़िया। योगी, कोमल, प्रसन्नजीत, योगू, बहुत बढ़िया। हाँ, सब गलत हैं भाई। देखो ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, समय बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल रही, ना वेलोसिटी बढ़ी ना घटी, ना एक्सीलरेट कर रहा ना रिटार्ड कर रहा है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म में बदल नहीं रही है, लगातार सेम है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल कुछ वेलोसिटी है। ग्राफ अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती। क्वेश्चन नंबर 16, इसे भी ध्यान से करेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से हूं, आपसे मिलना है तो कहां आना होगा? दिल्ली कैरेविल ऑफिस। अंबिकापुर में हमारा एक दोस्त पढ़ाता है, जगदीश नारायण पांडे। उसकी वहाँ पे एक कोचिंग है, लोकल कोचिंग भी चलती है अंबिकापुर में। ये हमारा क्लासमेट था, ये ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में। अंबिकापुर नाम सुन के याद आ गई पुराने दोस्तों की। इसे लिखा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल। तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर कब होंगे? देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर हो सकते हैं भाई? मान लो कि आप लगातार एक ही वेलोसिटी से भाग रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से आप लगातार मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं। अगर आप लगातार 20 मीटर पर सेकंड से ही भागेंगे, लगातार 20 से, तो आप किसी भी टाइम पे जब मैं चेक करूंगा आपकी इंस्टेंटेनियस, आपके किसी भी क्षण पे जब मैं चेक करूंगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी 20 आएगी। अगर आप लगातार 20 से ही भाग रहे हैं, ना 20 से कम ना 20 से ज्यादा, तो एवरेज भी आपका 20 ही आएगा। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी सेम तब होंगी अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक नियत वेग से भागें। कांस्टेंट वेलोसिटी से भागने का मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। सर्कल में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, सर्कल में एक्सेलरेशन होता है v²/r के बराबर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज तभी बराबर हो सकते हैं अगर आप एक ही स्पीड से भाग रहे हो, तभी। क्वेश्चन नंबर 17 इंपोर्टेंट है ये। करो ये। सॉरी, कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मास। जब ऐसा कहे ना दो बॉडी अनइक्वल मास की, तुरंत अपने मन में मान लिया करो कि भाई एक मान लो 5 किलो की, एक 10 किलो की है। तो 5 और 10 किलो वाले दो पिंड एक चट्टान से गिराए जाते हैं। किसी भी क्षण उनके पास क्या बराबर होगा? अगर दो वस्तुएं अलग अलग मास की गिराई जा रही हैं तो किसी भी मोमेंट पे जब मैं चेक करूंगा तो उनके पास क्या चीज सेम होगी, ये आपको बताना है। ABCD बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 17 का आंसर देखते हैं एक बार हम, क्या आ रहा है बच्चों का। परवेज हुसैन ने गलत कर दिया है। अंजलि का पता नहीं कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया इन्होंने। रविंद्रा का, केशर, ये वो, मिथुन, मनोहर। देखो जितने बच्चों ने लिखा है इसका आंसर बी उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। बेटा आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अगर हम सेम हाइट से दो चीजें गिराएं, अगर हवा ना हो, वैक्यूम हो, हवा का प्रभाव ना हो, अगर हम सेम हाइट से दो चीजें गिराएं, अगर वो एक हल्की एक भारी भी है, तो दोनों बिल्कुल एक साथ नीचे आके गिरती है। पता क्यों गिरती है दोनों एक साथ नीचे आके? क्योंकि दोनों वस्तुओं का एक्सेलरेशन त्वरण सेम होता है। वस्तु चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, हल्की वस्तु का एक्सेलरेशन भी जी के बराबर होता है और भारी का एक्सेलरेशन भी जी के बराबर होता है। वस्तु हल्की या भारी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई वस्तु आप धरती पे छोड़ोगे, हल्की वस्तु की स्पीड भी हर सेकंड 9.8 बढ़ती है, भारी वस्तु की स्पीड भी हर सेकंड 9.8 बढ़ती है। इसलिए दोनों वस्तुएं एक साथ आके गिरती हैं। लेकिन डेली लाइफ में हमें ऐसा क्यों लगता है कि भारी पहले गिर जाती है? क्योंकि डेली लाइफ में एयर हवा रहती है। अगर एयर को हम नेग्लेक्ट कर देना तो एक कागज का पन्ना भी पत्थर के बिल्कुल साथ साथ नीचे आके गिरेगा। तो सेम हाइट से अगर हम दो चीजें गिराते हैं तो दोनों बिल्कुल एक साथ इसलिए गिरते हैं कि दोनों इक्वली एक्सेलरेट कर रही होती हैं। जैसे वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी हर सेकंड 9.8, वैसे इसकी बढ़ेगी। दोनों इक्वली एक्सेलरेट कर रही हैं। उनका एक्सेलरेशन जो है हर क्षण कितना होता है? जी के बराबर 9.8। जी की जो वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड करती नहीं है कि जो बॉडी आपने छोड़ी उसका मास क्या है। वो हल्की हो चाहे भारी हो, सब इक्वली एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। माँ कल वो कह रहे सर मैं गाजीपुर से हूं, आपका बैच कैसे परचेज करूं? बताया तो था बेटा ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप कैरियरविल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पे जाके, कैरियरविल एप्लीकेशन। और इस पे अभी 15 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से यानी नया बैच स्टार्ट हो रहा है साइंस स्पेशल, तो उससे आप ज्वाइन कर लेना।
उसमें आपको लाइव और वीओडी दोनों क्लासेज मिल जाएंगी। हालांकि उसमें भी 3-4 दिन शुरुआत में तो काजल मैम की क्लास होंगी, बायो की और केमिस्ट्री की, है ना। क्योंकि परसों मैं जा रहा हूँ गैंगटोक, चार ज़्यादा लंबा नहीं, 4-5 दिन के लिए, जिसमें सैटरडे संडे भी है बीच में। तो 4-5 दिन मैं गैंगटोक और दार्जिलिंग वगैरह कहीं प्लान बनाया मैंने घूमने का। दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत है, कि थोड़ी सी शुद्ध हवा ली जाए, है ना। तो मैम की क्लास चलेंगी 4-5 दिन शुरू के, फिर 4-5 दिन के बाद मेरी और मैम की दोनों की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी उसमें। बाकी वीओडी क्लासेस उसमें ही, जल्दी खत्म करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं। तो कैरेविल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उसमें सबसे सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे साइंस स्पेशल का ही पोस्टर है, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो एक नज़र में आप कर लेंगे। नहीं, केमिस्ट्री और बायो दोनों काजल मैम पढ़ा रही हैं इसमें। कह रहा है कि हाउ मैनी डाइन्स इन न्यूटन, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। देखो बेटा, न्यूटन जो है फोर्स बल की एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक। इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनली फोर्स की हम यूनिट यूज करते हैं डाइन, और सॉरी न्यूटन, और डाइन होती है फोर्स की सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस सिस्टम में यूनिट। सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम लंबाई को मीटर में ना नाप के सेंटीमीटर में नापें, मास को किलोग्राम में ना नाप के ग्राम में नापें, और टाइम के लिए हम यूज करें सेकंड, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीजीएस की फुल फॉर्म है। तो सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन है फोर्स की, और एसआई यूनिट है न्यूटन। और एक न्यूटन हमने क्लास में आपको प्रूव भी किया था, एक न्यूटन होता है 1,00,000 डाइन के बराबर। तो 5 जीरो आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 सी ऑप्शन में आ रही है, बाकी सारे गलत हैं। एक न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे ना 2-3 क्वेश्चन होते हैं ऐसे। देखो, एक तो ये वाला मैं आपको लिखवा देता हूं, एक न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर। एक क्वेश्चन आता है कि एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। एक जूल, जूल क्या है, एनर्जी की, कार्य की एसआई यूनिट होती है। जूल एनर्जी के लिए यूज करते हैं, वर्क कार्य के लिए यूज करते हैं हम। अर्ग होता है सीजीएस प्रणाली में एनर्जी की यूनिट, तो एक जूल होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है कि एक टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, एक टेस्ला होता है 10⁻4 गोस के बराबर। ठीक है, 10⁻4 गोस के बराबर। गोस जो है वो सीजीएस प्रणाली में यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अर्ग वाला आएगा तो 10⁻7, न्यूटन में डाइन आएगा तो 5, है ना, और एक टेस्ला में गोस आएगा तो 10⁻4। ये तीनों जो है रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, ये मैं अभी साइंस स्पेशल बैच में करा के आया हूँ ये क्वेश्चन, जिसकी मैंने अभी पीडीएफ भी खोली थी ना, वो बच्चे बहुत जल्दी कर देंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि प्रोजेक्शन एंगल बताना है, प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर हो। यानी ये कहना चाह रहा है कि मैं किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को किस एंगल पर प्रोजेक्ट करूं, किस एंगल पर फेंक के मारूं कि रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर मिले। यानी ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, यहां समझना, जिन बच्चों को नहीं पता है, कि भाई मान लो मैंने एक वस्तु फेंक के मारी, तो कह रहा है कि मैं किसी वस्तु को किस कोण पर फेंक दूं कि जो मुझे रेंज मिले। ये मान लो मेरी वस्तु यहां से आ गई, ये मुझे रेंज मिली, ये जो रेंज है और जो ये मैक्सिमम हाइट है बराबर आए। यानी अगर मेरी बॉल 17 मीटर दूर जाके गिरी है तो बीच में मैक्सिमम हाइट भी 17 मीटर ही हो। तो रेंज और हाइट अगर आपको बराबर प्राप्त करनी है तो बेटा वो एंगल होता है tan−4। tan−4 का मतलब होता है 76 डिग्री का एंगल। ये देखो कैसे हम करते हैं। देखो, रेंज और हाइट जो होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जब रेंज और हाइट का एक साथ जिक्र करे पेपर में, h/r = tan θ/4। ये रेंज और हाइट का फॉर्मूला है हमारे पास में। ठीक, अब वो कह रहा है कि रेंज और हाइट बराबर होनी चाहिए। अगर यानी कि अगर हाइट x है तो रेंज भी x होनी चाहिए। तो x कट गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई 4 के बराबर, तो थीटा हो गया tan−4 के बराबर। ऐसे हम 76 डिग्री भी लिखते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो बच्चे क्लास में पढ़े होते हैं जल्दी क्यों कर लेते हैं इन क्वेश्चन को, उनकी वजह है ये। तो जब ये मैंने क्लास में कराया बच्चों को, मैंने ये तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया उन्हें अभी थोड़ी देर पहले, कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रेंज और हाइट बराबर चाहिए तो एंगल क्या होना चाहिए, तो फॉर्मूला लिखा इससे ये। फिर हमने एक क्वेश्चन और कराया कि अगर बराबर ना आए, ये पूछ ले कि रेंज अगर हाइट के 4 गुना चाहिए तो एंगल क्या होना चाहिए। फिर हमने सोल्व किया तो 45 आ गया। तो रेंज हाइट के 4 गुना चाहिए तो 45, और रेंज और हाइट दोनों बराबर चाहिए तो इतना। अब जिन बच्चों ने क्लास में पढ़ा होगा थ्योरी क्लास में, वो तुरंत से चिपका देगा आंसर, बाकी एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे। एक क्वेश्चन ये करो,
क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 20, 20, 20। हम्म। इसने कहा है एक 60 किलो का आदमी एक 40 किलो के आदमी को 60 न्यूटन के बल से धक्का देता है, तो 40 किलो के आदमी ने दूसरे आदमी को कितने बल से धक्का दिया होगा। देखो 60 किलो का आदमी ने 40 किलो वाले को धक्का मारा 60 न्यूटन के बल से, तो कह रहा है कि 40 किलोग्राम वाले ने उसे कितने फोर्स से पुश किया होगा। तो आप सभी को हमने बताया था क्लास में न्यूटन का थर्ड लॉ, कि जितना फोर्स पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर, उतना ही ठीक दूसरी लगाएगी पहली पर। जब इसने इसे पुश किया होगा, उस धक्का मारते समय जितना फोर्स इसने इस पर लगाया होगा ना, उतना ही फोर्स इसके ऊपर भी लगा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब दीवार पर मुक्का मारो खींच के, आप दीवार पर मुक्का खींच के मारते हैं, तो जितने जोर से दीवार पर मुक्का खींच के मारोगे उतनी ज्यादा चोट आपके हाथ में लगेगी। तो जितने फोर्स से आप दीवार को हिट करते हो, दीवार भी आपको उतनी फोर्स से हिट करती है। अगर इसने 60 न्यूटन का बल लगाया है, तो उसके ऊपर भी कितने न्यूटन का बल लगा होगा, 60 का ही। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, 21। बस आज 10 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगी, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा है कि एक क्वांटिटी हैज ए वैल्यू ऑफ -6 मीटर पर सेकंड, इट मे बी। कह रहा है कि क्वांटिटी एक राशि है, अगर वो -6 मीटर पर सेकंड है, तो आपको बताना है कि तो यह राशि क्या हो सकती है। तो अगर एक क्वांटिटी -6 मीटर पर सेकंड है तो क्या हो सकती है बेटा, पहले समझो कि मीटर पर सेकंड होता है स्पीड या वेलोसिटी के लिए, या तो ये स्पीड है या वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन तो नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसलिए नहीं है। किसी पार्टिकल की पोजीशन को मीटर में बताएंगे कितना मीटर दूर है, ये भी गलत हो गया। अब आपको पता ही लगा है माइनस, तो बेटा ये माइनस का निशान जो है वेलोसिटी होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ में क्या होता है, अगर पार्टिकल इधर भाग रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी आपने 2 मीटर पर सेकंड लिखी, तो जो पार्टिकल इधर भाग रहा होगा, अगर उसकी वेलोसिटी मान लो कि 5 है, तो आपको -5 मीटर पर सेकंड लिखनी पड़ेगी। जो वेग है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के साथ तो हम क्या करते हैं, अगर हम ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो उसके अपोजिट वाली नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव का जो साइन है वो वेलोसिटी के साथ तो आ सकता है, स्पीड के साथ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये 0 लिख लो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। तो टैटू है हैंड में, उससे कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, हटवा लेना। टैटू ऐसे तो आर्म्ड फोर्स में दिक्कत होती है, आर्मी वार्मी के जो पेपर होते हैं ना उनमें दिक्कत होती है, पुलिस फोर्स में आर्मी टाइप के में जो वर्दी वाली होती है उनमें दिक्कत आती है, बाकी में से दिक्कत नहीं आती है ना। हम्म। इसने कहा है पृथ्वी पर एक पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, यदि चंद्रमा पर घूरते त्वरण g/6 हो तो चंद्रमा पिंड का द्रव्यमान। तो बेटा आपको पता है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है ना, मास, जो केजी में लिखा होता है ना किलोग्राम, ये किलोग्राम होता है मास। किसी वस्तु का मास अगर धरती पे 100 किलोग्राम है, तो पूरे ब्रह्मांड में 100 किलोग्राम होगा। मास कभी नहीं बदलता। किसी वस्तु का वेट भार बदलता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो आपको इसने कहा कि चांद पर जो जी की वैल्यू है वो धरती पे जी की वैल्यू की 1/6 है, तो चांद पर वेट भी 1/6 हो जाएगा। तो अगर वो कहता है कि अगर कोई वस्तु धरती पर 100 न्यूटन की है, वेट को नापते हैं न्यूटन, मगर यहाँ न्यूटन लिखा होता है, यानी कि वेट होता है भार। वस्तु अगर धरती पे 100 न्यूटन की है, तो चांद पे होगी 100/6 न्यूटन की। तो चांद पे जाएंगे तो वेट तो बदल जाएगा, मास नहीं बदलता। तो आज की क्लास हमने 22 क्वेश्चन किए। तो आप मुझे बताएंगे कि जो हमने 22 क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपका स्कोर क्या रहा 22 में, आउट ऑफ 22 क्या स्कोर आपका रहा, शुरू से बिल्कुल बताना आपको। शुरू में 5-7 क्वेश्चन बड़े प्यारे से थे, उनमें कई बच्चों ने गलत भी लिखा था। ठीक है, मेगा प्रजापति मिशन एग्जाम, जगदम्बा कुमार शुक्ला, मैं सर पहली बार आपकी क्लास ले रही हूँ। रविकांत कह रहे हैं सी, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, देख लेना भाई बाद में। मोहम्मद आकिब जाकेद, कौशिक बरई, थैंक यू। रविंद्रा सात्रा बता रहे हैं 20 में से, टिंकू बता रहे हैं 19, दुर्गेश 13, बहुत बेकार है भाई तेरा स्कोर तो। बजरंग कह रहे हैं 18। इतनी ऐसी भी क्लास नहीं थी कि इसमें आप 12-13 ही क्वेश्चन करो। मेरे हिसाब से आज की क्लास में अगर आपने
19 या 19 से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं तो अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर है। और अगर आपने स्कोर किया आज की क्लास में 15 से कम तो बैड की कैटेगरी में आएगा। जो बीच में है 16, 17, 18 वाले वो ठीक ठाक है, उनका सही है, उनका भी इतना बुरा नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा 19 या 19 से ज़्यादा वालों के लिए, और 15 से कम वालों का भी स्थिति खराब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें आप 10-12 ही क्वेश्चन करें, तैयारी की थोड़ी सी कमी है यानी कि, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। और मैंने जैसे आपसे कहा कि कल हो सकता है कि सेशन थोड़ा सा लंबा हो, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना। जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे अधिकतम हम कल करेंगे क्लास में, ठीक है। तो कल हम ग्रेविटी के क्वेश्चन भी रखेंगे, वर्क पावर एनर्जी के भी रखेंगे, न्यूटन के नियम के भी ले लेंगे, यानी मैकेनिक्स के जो टॉपिक बचे हैं उनके हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कल की क्लास में लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट।